अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 2 ऑफ एसक्यूएल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एसक्यूएल क्या होती है और कुछ बेसिक एसक्यूएल की जो क्यूरीज हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर कंप्लीट समझने के बाद आप सब स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि आपने एक टेबल जो है वो किसी भी डाटा में बेस में से कोई भी टेबल्स को कंप्लीट जो टेबल है उसको किस तरह से शो करवाना है या डिस्प्ले करना है, या इसके अलावा टेबल्स की जो सिलेक्टेड रोज़ होती हैं आपने उनसे डाटा कैसे फैच करना है, किस तरह डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो चलें देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो सिलेक्शन है, प्रोजेक्शन है एंड जॉइन है। यहाँ पर जो सबसे पहले सिलेक्शन है, सिलेक्शन स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी टेबल में से सिलेक्टेड रोज़ को डिस्प्ले करने के लिए। जैसे कि इसने ये हाईलाइट कर दिया कि इस तरह से सिलेक्टेड रोज़ होंगे जो किसी भी टेबल के अंदर, उसको डिस्प्ले करने के लिए हम सिलेक्शन इस्तेमाल करते हैं। और जो प्रोजेक्शन होती है वो सिलेक्टेड कॉलम्स को हम डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्टेड भी कह सकते हैं या कंप्लीट कॉलम्स या कंप्लीट रोज़ को भी डिस्प्ले करवाने के लिए ये सिलेक्शन और प्रोजेक्शन इस्तेमाल होती हैं। इससे नेक्स्ट जो हमारी है जॉइन, ये क्या करती है, ये दो डिफरेंट कॉलम, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 2 कॉलम्स हों, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसका मतलब पर्पज़ ये होता है कि डिफरेंट कॉलम्स को मतलब जॉइन कर देती है। मतलब कि लॉजिकली तो कनेक्ट नहीं फिज़िकली कनेक्ट नहीं करती, लेकिन लॉजिकली कनेक्ट कर देती है। किस तरह करती है, उनकी जो प्राइमरी और फॉरेन की जो होती हैं ना, उनकी बिना पर। मतलब जो प्राइमरी की होती है उसको पेरेंट टेबल में फॉरेन की बना देते हैं, तो उसकी कीज़ के बेस पे ये आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट कॉलम से एक क्यूरी लिख के तो डाटा को फैच कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से हम क्या करते हैं, डिफरेंट कॉलम्स जो होते हैं उनको किसी जैसे प्राइमरी की होती है, इस तरह एक ख़ास कीज़ के ऊपर या ख़ास वैल्यूज़ के बिना पर हम क्या करते हैं, उनको आपस में जॉइन कर लेते हैं। मतलब उनका डाटा हम फैच कर लेते हैं। अभी ये फैच किस तरह से होता है, या सिलेक्शन को किस तरह लिखा जाता है, प्रोजेक्शन को किस तरह लिखा जाता है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको लिखने का तरीका क्या और किस तरह से डाटा फैच होता है, ये सारा हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। फिलहाल ये सारी थ्योरी देख लें, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल भी करेंगे। सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है, सिलेक्ट का यहाँ बताया हुआ है कि सिलेक्ट आगे ये डिस्टिंक्ट लिखना है, ठीक है, नहीं लिखना तो फिलहाल इसको छोड़ दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे क्या करें, स्टैटिक का साइन लगाएं और आगे कॉलम का नेम। ठीक है, कॉलम का नेम हम साथ कॉलम हम सिलेक्टेड अगर निकालने हैं ना, मतलब सिलेक्टेड कॉलम्स जो हैं उनका डाटा निकालना है तो इस तरह लिख सकते हैं। अगर सिलेक्टेड कॉलम्स नहीं निकालने, आपने कंप्लीट टेबल लगाना है तो आप सिंपल स्टैटिक लगाएं और आगे वाली जो लिखा हुआ है इसको छोड़ दें और फ्रॉम लिखें, और फ्रॉम आगे उस टेबल का नेम जिसको आपने डिस्प्ले करना है। तो जब ये एग्जीक्यूट होगी तो वो कंप्लीट टेबल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, उसका डाटा मतलब सारा जो होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है, जो सिलेक्ट है वो आइडेंटिफाइज कर रहा है कि व्हाट कॉलम्स, कि कौन से कॉलम्स जो होंगे वो डिस्प्ले होंगे, और जो फ्रॉम है वो ये डिफाइन कर रहा है कि ये जो कॉलम आने हैं वो किस टेबल में से आने हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी इसने एसक्यूएल स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा कुछ बताया हुआ है कि एसक्यूएल सबसे पहले चीज़ है, एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है ये केस सेंसिटिव नहीं है। जिस तरह से आपने C++ पढ़ी है, सी लैंग्वेज या C++, वो केस सेंसिटिव है। मतलब उसमें अपर लेटर और लोअर लेटर दोनों का डिफरेंट मीनिंग होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप अपर में भी सिलेक्ट लिखेंगे, लोअर में भी लिखेंगे तो वो दोनों सेम ही होगा, मतलब वो कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट कह रहा है कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जो होगी कैन बी 1 और मोर लाइंस। ठीक है, एक लाइन की भी क्यूरी हो सकती है, एक से ज़्यादा लाइंस की भी हो सकती है। मतलब जितनी बड़ी हमारी कंडीशंस होंगी, जितनी ज़्यादा कंडीशंस एक क्यूरी में आती जाएंगी उतनी ज़्यादा उसकी नंबर ऑफ़ लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि जो कीवर्ड्स होंगे एसक्यूएल के अंदर, कीवर्ड्स जो हैं उनको आप एब्रीवेटेड नहीं कर सकते। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर हमने देखा सिलेक्ट क्या है, वो एक कीवर्ड है। अगर आप सिलेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में SEL लिखना चाहें तो वो नहीं होगा, वो एरर देगा, क्योंकि सिलेक्ट एक कीवर्ड है। कीवर्ड्स वो होते हैं जिनका पहले से मीनिंग डिफाइन कर देते हैं। जो लैंग्वेज लिखते हैं, लैंग्वेज बनाते हैं, वो कीवर्ड्स का मीनिंग डिफाइन कर देते हैं, तो हम उसका मीनिंग कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा कह रहे हैं कि जो क्लॉजेज होंगी
उनको हम क्या करेंगे, उनको आमतौर पे लिखा जाता है सेपरेट लाइंस के, उनको अलग लाइंस के अंदर लिखा जाता है, जैसे कि वेयर की क्लॉज होगी और बाकी भी क्लॉजेज हैं हम जैसे पढ़ेंगे आगे तो उनको लिखेंगे, लिख के फिर हम ये वाली लाइन वहाँ पे दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है जो टैब्स है, मतलब कह लें कि जो स्पेस है जो हमने कोड लिखने के दरमियान स्पेस देनी है, और इंडेंट्स जो है मतलब हम कहते हैं या कह लें अलाइनमेंट जो है, इंडेंटेशन जो है, हम उसका ख्याल रखते हैं ताकि हमारी जो बाद में कोड जो होगा उसको हम इजीली रीड कर लें। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और दूसरी जो नेक्स्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तीसरी आपने यहाँ से स्टार्ट कर दी, फोर्थ आपने यहाँ से स्टार्ट कर दी, मतलब एक कोई सीक्वेंस नहीं है, आगे पीछे करके किया। तो जब आप दोबारा से उसको रीड करो या उसमें कोई एरर आ जाए तो आप एरर को तलाश करने के लिए उस कोड को रीड करोगे तो फिर क्या होगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इससे बेहतर है कि हम क्या करें, हम उसको एक बाकायदा सीक्वेंस में लिखें ताकि हम जब उसमें कोड में कोई एरर आए या उसको रीड करना चाहें तो इजीली हम उसको रीड कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट की जो है क्लास है वो उसने दी है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम आगे टेबल का नेम। ठीक है, सिलेक्ट क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। और स्टैटिक का क्या मतलब है, यहाँ पे स्टैटिक का मतलब ये है कि वो तमाम, ठीक है, जितने भी मतलब कॉलम है ना, वो तमाम जितने भी कॉलम है उस टेबल के अंदर, यहाँ कह लें कि जितना डाटा, यहाँ कह लें कंप्लीट टेबल जो है, ठीक है, स्टैटिक का ये मतलब है। फ्रॉम हमें पीछे देख लिया कि ये डिफाइन करता है कि किस में से, तो फ्रॉम हमारे पास डिपार्टमेंट के नाम का एक टेबल है, हम उसमें से निकालेंगे। जैसे ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास कंप्लीट जो टेबल होगा उसमें जो जो डाटा होगा, जो कुछ होगा, वो सारा क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर था, डिपार्टमेंट नेम था और लोकेशन थी टेबल के अंदर। तो उसने क्या किया, जैसे ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई तो क्यूरी ने ये डाटा फैच किया और हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने एक कंप्लीट टेबल को तो डिस्प्ले कर लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कि अगर हम सिलेक्टेड कॉलम, मतलब कोई स्पेसिफिक कॉलम्स जो हैं उनको डिस्प्ले करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सिलेक्ट लिखेंगे। सिलेक्ट लिखने के बाद आपने क्या करना है, उस स्टैटिक की जगह पे, अब स्टैटिक क्या बता रहा था कि कंप्लीट टेबल, लेकिन अब हमने क्या है कि सिलेक्टेड कॉलम्स, तो स्टैटिक की जगह पे सिलेक्टेड कॉलम, डिपार्टमेंट नंबर, सेकंड कॉलम मतलब एक और कॉलम आपने डिस्प्ले करना है तो उस दरमियान में कोमा का साइन यानी कि कोमा लगाएं, और फिर लोकेशन, और अगर यहाँ पे एक और लगाना है तो फिर यहाँ पे लिख के यहाँ पे फिर एक और, मतलब जितने भी कॉलम होंगे इस तरह आपने उतने कॉलम्स लिख के बाद में उसको बताना है फ्रॉम, कि वो कहाँ से आएगा, फ्रॉम डिपार्टमेंट, कि वो डिपार्टमेंट का जो टेबल है उसमें से ये सिलेक्टेड कॉलम मुझे डिस्प्ले कर दो। तो ये क्या होगा, ये डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही एग्जीक्यूट होगी ये क्या होगा, ये डाटा डिपार्टमेंट नंबर और लोकेशन, ये दो कॉलम हमने किया तो दोनों कॉलम क्या हुए, डिस्प्ले हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम हेडिंग। यहाँ पर सिर्फ जस्टिफिकेशन बता रहा है और डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले के डिफ़ॉल्ट जस्टिफिकेशन क्या होगी और डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले क्या होंगे। कॉलम की हेडिंग्स अपर केस में होंगी और इसके साथ साथ लेफ्ट में कौन कौन से होगी, डेट एंड करेक्टर। ठीक है, डेट एंड करेक्टर वो लेफ्ट जस्टिफिकेशन होगी, और राइट जस्टिफिकेशन क्या होगी, न्यूमेरिक डाटा, जो न्यूमेरिक डाटा होगा वो राइट जस्टिफिकेशन होगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कोई एमसीक्यूज अगर बना दे, एमसीक्यूज बन जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं आता ये कुछ भी। नेक्स्ट हमारे पास है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। ये सेम बाकी जो हमारे C++ या दूसरी लैंग्वेजेस में थे सेम वही एक्सप्रेशन है, ऐड का साइन, सब्ट्रैक्ट का साइन, मल्टीप्लाई के लिए ये और डिवाइड के लिए ये। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम जैसे हमने ये देख लिया ना, इनको हम अप्लाई किस तरह करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे अप्लाई होंगे ना, क्योंकि अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं तो हम इनको अप्लाई करके भी देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके दिखा रहा है। सिलेक्ट कॉलम, कॉलम कौन सा, एम्प्लॉय का नेम, सैलरी कि जो ओरिजिनल सैलरी पड़ी हुई है वो, फिर क्या कर रहा है, फिर सैलरी प्लस 300 के जो सैलरी है उसमें 300 ऐड कर रहा है। अब सैलरी बेसिकली ये जो है ये क्या है, ये सैलरी उस कॉलम कंप्लीट का नेम है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, सभी सेल्स जो हैं उसमें डिफरेंट मतलब सैलरीज पड़ी, मतलब तमाम पर्सन जो हैं, जैसे कि यहाँ पे किंग है फर्स्ट पे और किंग की सैलरी 5000 है,
और फिर बाकी जैसे मतलब सीक्वेंस में डिफरेंट जो एम्प्लॉय हैं उनकी डिफरेंट सैलरीज़ को शो किया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, सैलरी प्लस 300, तो वो क्या करेगा, जितने भी सैलरी है मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सैलरी है उसमें क्या करेगा 300 ऐड कर देगा, सबकी सैलरी में 300 ऐड कर देगा, ठीक है, जब ये क्यूरी चलेगी। और आगे हमने क्या बताना है, फ्रॉम कि हम कौन से टेबल के सिलेक्ट कॉलम्स जो हैं उनमें ये ऑपरेशन अप्लाई करें। तो हमने फ्रॉम ईएमपी के एम्प्लॉय के नाम का टेबल है, उसके अंदर ये 2 कॉलम्स हैं, उनको डिस्प्ले करो और फिर एक कॉलम जो सैलरी का उसमें 300 ऐड करके भी डिस्प्ले कर दो। तो जैसे ये क्यूरी चलेगी तो हमारे पास ये नीचे जो होगा टेबल ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये जो बाकी ये एम्प्लॉय नेम और सैलरी इसको हाईलाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो पीछे हम काम कर चुके हैं कि सिलेक्टेड कॉलम्स को किस तरह डिस्प्ले करना है, यहाँ पर हमारा सिर्फ यही काम था कि हमने क्योंकि मैथमेटिकली ऑपरेटर यहाँ अरिथमेटिकली ऑपरेटर जो है उसको कैसे अप्लाई करना है, तो हमने प्लस का क्लिक किया, सैलरी प्लस 300, तो ये क्या हुआ, ये 300 उसने तमाम सैलरीज में ऐड कर दी। और ये सिर्फ दिखाने का पर्पज़ ये था कि आपको पता चले कि ओरिजिनल सैलरी जो है तमाम एम्प्लॉयज़ की उनकी सैलरी में 300 ऐड कर दिया गया। जैसे इसकी 5000 है तो यहाँ पे 5300 शो हो रही है, ठीक है। इसी तरह इसकी 2850 है, तो हमने क्या किया, जब 300 ऐड की तो 3100 और 50 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस बेसिकली सिर्फ यही डिफाइन करते हैं कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जब ये एक ही एक्सप्रेशन में लिखे जाएं, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, प्लस का, माइनस का, तो कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा ये डिफाइन करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड का कह रहे सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है, अब इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है। अगर ये एक एक्सप्रेशन में आ जाते हैं ना दोनों ही, ठीक है, एक एक्सप्रेशन में आ जाएंगे तो वो एक्सप्रेशन को हम किस तरह से वो एवेल्यूएट होगा, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मतलब एक ही जगह पे आगे दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई लिखा है, पहले मल्टीप्लाई चलेगा फिर डिवाइड का चलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई एक्सप्रेशन है उसमें पहले यहाँ पे इस तरह से वो कह देता कि यहाँ पे डिवाइड पहले है और बाद में मल्टीप्लाई है, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यूज़ ये 3 है, ये 5 है, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू चले 6 ले लेते हैं। तो ये किस तरह से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों के प्रेसिडेंस सेम। तो जब ये एवेल्यूएट होगा तो सबसे पहले क्या करें, लेफ्ट टू राइट वैल्यूएशन होगी, तो यहाँ पे डिवाइड सबसे पहले होगा, देन मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मतलब 5/3 और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 6 के साथ। तो इस तरह से ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस वर्किंग करेगी। यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस को इस्तेमाल करते हुए हमने एक क्यूरीज लिखी है, क्यूरी लिखी है। अच्छा, इससे पिछली जो क्यूरी हमने देखी, हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने सैलरी में सिर्फ 300 ऐड किया था, लेकिन अब क्या हम कर रहे हैं, सैलरी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से, देन हम 100 उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया एक ही एक्सप्रेशन में, ठीक है, एक ही एक्सप्रेशन बन गया 12 मल्टीप्लाई बाय सैलरी प्लस 100। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस हाई है, तो सबसे पहले क्या होगा, सैलरी 12 से मल्टीप्लाई होगी, देन उसमें 100 ऐड होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से जब एग्जीक्यूट होगी तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमने क्या किया, हमने ब्रैकेट्स लगा दी, ठीक है। अब जब ब्रैकेट्स या इसको कहते हैं पैरेंथेसिस लगा दी हमने, तो फिर हमने क्या किया, हमने वही सेम एक्सप्रेशन 12 मल्टीप्लाई बाय सेल मल्टीप्लाई प्लस 100। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो पैरेंथेसिस वाला है या ब्रैकेट्स वाला है, ये वाला एक्सप्रेशन सबसे पहले चलेगा। तो क्या होगा, अब सैलरी में 100 पहले ऐड होगा और जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा 12 के साथ, ठीक है। तो इस तरह से ये चलेगा और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब ये सैलरी में 100 ऐड होके 12 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा ये रिजल्ट आया, लेकिन लास्ट में जो यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे देखें 60 और 100 आया, ठीक है, 60 100, और यहाँ पे देखें 61 200, वैल्यू चेंज होगी ना, मतलब ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने पहले 100 ऐड किया और जो रिजल्ट आया उसको 12 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से हम मैथमेटिकली ऑपरेटर अरिथमेटिकली ऑपरेटर जो हैं वो अप्लाई कर लेते हैं किसी भी मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो होती हैं हमारी टेबल के अंदर या डाटा के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइनिंग अ नल वैल्यू। यहाँ पर नल वैल्यू जो है बेसिकली ये क्या होती है, अगर हम सोचते हैं कि किसी ये ऐसा होगा कि कोई कॉलम जो है
उसकी जो रो है मतलब कोई सेल है, ठीक है, कोई इंडेक्स है, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, उसमें ज़ीरो पड़ा हुआ है, तो वो क्या है, वो नल है। हालांकि ऐसा नहीं है, ज़ीरो तो खुद भी एक वैल्यू है ना, ज़ीरो भी एक वैल्यू है। और अगर हम कहें कि वो ब्लैंक है या खाली वहाँ पे एक स्पेस है, तो ब्लैंक स्पेस है, तो ब्लैंक स्पेस क्या है, वो एक करैक्टर है, ठीक है। जो असेंबली लैंग्वेज करके आए हैं वो तो फेमिलियर हैं इस बात से कि ब्लैंक स्पेस जो है वो तो एक करैक्टर है और ज़ीरो एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो ना तो ज़ीरो और ना ब्लैंक स्पेस, ये दोनों जो हैं ये तो नल वैल्यू नहीं है। नल वैल्यू से मुराद ये है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब नल कह लें कि अपने आप में कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है, सॉरी हो सकती है नहीं, नल क्या है, एक वैल्यू ही है जो कि क्या बताती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अनअवेलेबल, ठीक है। अनअवेलेबल या अनअसाइन या अननाउन, कोई भी मतलब सेल जो है उसके अंदर जब कुछ डाटा नहीं होगा, कोई भी डाटा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, नल लिखा होगा, लेटर्स में NULL लिखा होगा, नल, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमने क्या किया, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, जॉब, कमीशन, COMM, ठीक है, कमीशन, ये 3 कॉलम हमने फैच करने हैं। कहाँ से फैच करने हैं, फ्रॉम EMP, मतलब एम्प्लॉय का जो टेबल है उसमें से ये 3 जो है इनको फैच करने हैं। तो जैसे ये फैच हुआ तो देखो कमीशन जो है, COMM, कमीशन, कमीशन के अंदर जो हमारी शो हुई है यहाँ पर 2 जो एम्प्लॉय हैं, बेसिकली 2 नहीं और भी होंगे एम्प्लॉय। ये जो डॉटेड साइन है ना, ये वाले डॉटेड साइन, ये बेसिकली बता रहे हैं कि यहाँ पे डाटा और भी पड़ा हुआ है। तो हमने क्या किया, सिर्फ ये स्क्रीन पे जो कंप्लीट शो हो जाए इसलिए हमने क्या किया, इसको इस तरह से करके शो करवाया। बाकी यहाँ पे क्या नीचे लिखा हुआ है कि 14 रोज जो है वो सिलेक्टेड है, मतलब और भी है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो फर्स्ट 2 हैं एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो किंग और ब्लैक है, मतलब प्रेसिडेंट और मैनेजर जो है, ये 2 एम्प्लॉय की कमीशन वहाँ पे कुछ भी शो नहीं हुआ, ठीक है। तो जो नल होगी ना, जहाँ पे नल पड़ा होगा, जो सेल में नल होगा वो डिस्प्ले में कुछ भी नहीं देगा, ऐसे खाली शो होगा, जैसे यहाँ पे शो हुआ है ना खाली, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इस तरह से शो होगा। लेकिन ये जो लास्ट पे है सेल्समैन, इसकी जगह पे 0 शो हुआ। 0 बेसिकली क्या, एक वैल्यू है, तो इसलिए उसने क्या किया, 0 शो करवा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है नल वैल्यूज इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, कि किसी भी अरिथमेटिक जो एक्सप्रेशन हमारे पास होता है उसके अंदर भी नल वैल्यूज हो सकती हैं। अब यहाँ पर कैसे होगी, तो देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट किया और फिर क्या किया, 12 मल्टीप्लाई बाय सैलरी प्लस कमीशन, जैसे हमने लास्ट प्रीवियस में किया सेम उसी तरह किया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो सैलरी वाला सेल होगा टेबल के अंदर, वो क्या होगा, वो नल होगा, ठीक है, वहाँ पे नल होगा। अगर हम नल जो वहाँ पे स्टोर है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, 12 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और उसमें कमीशन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर क्या, वहाँ पर नल पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, हमारा जो डिस्प्ले होगा वहाँ पे भी कुछ भी कोई चीज़, मतलब कॉलम जो सॉरी टेबल में जो डाटा फैच होगा, डिस्प्ले होगा, वहाँ पर भी कोई भी चीज़ डिस्प्ले नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारा वहाँ पे जो है इस जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं या जिस सेल से हम सैलरी जो है वो वहाँ पे नल पड़ी हुई है, ठीक है। सैलरी में कुछ भी नहीं है, वहाँ पे नल पड़ा हुआ है, ठीक है, नल वैल्यू पड़ी हुई है। इसलिए क्या हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमने 12 भी करवा लिया, मतलब जो मर्जी अरिथमेटिकली काम करें वो नल है तो नल ही रहेगी, ठीक है, जब तक हम टेबल के अंदर जाके वैल्यूज़ अपडेट नहीं कर देते या इंसर्ट नहीं कर देते। तो ये इस तरह से था। अच्छा, यहाँ पर है हमारे पास डिफाइनिंग अ कॉलम लाइज। हम क्या कर सकते हैं, हम कॉलम के रीनेम कर सकते हैं, कॉलम को किसी को भी, मतलब कॉलम की जो हेडिंग होती है, फॉर एग्जांपल एक कॉलम की हेडिंग है वो ज़्यादा बड़ी है, हम उसको रीनेम करके एक शॉर्ट रख सकते हैं, जैसे कि सैलरी है, ठीक है, कंप्लीट, तो हम उसको SAL भी रख सकते हैं अलाइज करके। इसी तरह ये क्या होता है, ये यूज़फुल हो जाता है कैलकुलेशन के दौरान। फॉर एग्जांपल हमने बार बार एक कॉलम का नेम लिखना है, ठीक है, अपनी क्यूरी के अंदर, तो वो कॉलम का नेम थोड़ा बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको अलाइज करके हम उसका शॉर्ट फॉर्म रख लेते हैं, तो उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, जल्दी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है इमीडिएटली फॉलोज कॉलम नेम ऑप्शनल एज कीवर्ड, के हम एज कीवर्ड जो है ये ऑप्शनल है, इसको लिखें तो ठीक है, ना लिखें तो भी एरर नहीं आता। लेकिन हम देखेंगे कि अगर ना लिखें तो किस तरह से हमने नेम देना है, और अगर हम एज लिखें तो उस वक्त हमने कॉलम को नेम किस तरह से देना है। तो इन दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे।
रिक्वायर्स डबल कोटेशन मार्क्स इफ़ इट कंटेन स्पेस और स्पेशल करेक्टर। मतलब कि एक कॉलम का नेम है, हमने क्या किया, उसके कॉलम को नेम को जब रीनेम करना है ना, तो अगर तो जो न्यू नेम रख रहे हैं हम उसके अंदर स्पेस आ रही है, तो जब स्पेस आ रही है तो इस सिनेरियो में आपके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करो, उसको डबल कोट के अंदर रखो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसकी एग्जांपल आ गई क्यूरी के साथ कि हम कॉलम्स को अलाइज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, ई नेम के एम्प्लॉय का नेम जो है उसको हमने एज कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए खाली नेम जो है उससे कर दिया। ठीक है। और इसी तरह जो सैलरी है SAL, उसको हमने क्या किया, सैलरी लिख दिया। मतलब सेल जो है शॉर्ट फॉर्म था, तो हमने क्या किया, उसको रीनेम करके प्यारा बना दिया, ऐसे सैलरी के कंप्लीट मतलब स्पेलिंग लिख दी है। तो ये क्या होगा, जब हम डिस्प्ले करेंगे तो ई नेम पहले शो हो रहा था, उसकी जगह पे खाली नेम, और जो सैलरी शो हो रही थी उसकी जगह पे क्या सेल शो हो रहा था, उसकी जगह पे कंप्लीट सैलरी शो हो गई। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्यूरी जो है सिलेक्ट ई नेम। देखो अब हमने ई नेम लिखा और हमने क्या किया, डबल कोट लगा दी, क्योंकि एज नहीं लिखा तो डबल कोट लगा के हमने नेम दे दिया। तो क्या होगा, वो भी सेम उसी जो ऊपर वर्किंग हो रही थी यहाँ पे, उसी तरह यहाँ पे वर्किंग करेगा। तो वो क्या करेगा, नेम लिख देगा, कॉलम का नेम नहीं हो। और इसी तरह हमने सेल मल्टीप्लाई बाय 12, एक वर्कर की सैलरी जो है वो मंथली होती है, तो हम अगर मंथली सैलरी है उसको मल्टीप्लाई 12 से कर दें तो वो एनुअल सैलरी आ जाती है। तो हमने क्या किया, हमने उसको जो सेल को मल्टीप्लाई 12 से किया, उस कॉलम को न्यू नेम दे दिया एनुअल सैलरी, कि वो एनुअल सैलरी जो है उसकी मतलब सैलरी कंप्लीट। तो फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय EMP एम्प्लॉय के नेम से। तो यहाँ पर ये एनुअल सैलरी आ जाएगी, और यहाँ पर जितने भी उसका डाटा होगा, जो भी सैलरी बनती होगी वो जो होंगी एम्प्लॉयज़ की वो शो हो जाएंगी। ठीक है। तो जब हम चलाएंगे तो जैसे हमने नेम को किया तो वो नेम शो हो गया, यहाँ पर जिस तरह से नेम को शो किया तो वो नेम का कॉलम बन गया। और इसी तरह हमने सेल को सैलरी लिखा तो वो सैलरी वहाँ पे डिस्प्ले हो गया। और इसी तरह नीचे जो हम काम कर रहे हैं कि एनुअल सैलरी और नेम जो ई नेम की जगह ई नेम शो हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंकैटिनेशन ऑपरेटर। हम क्या कर सकते हैं, हम जो अपने कॉलम्स हैं उनको कंकैटिनेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले कंकैटिनेट समझ लेते हैं, फिर हमारे लिए आसानी हो जाए। कंकैटिनेट क्या होता है, कंकैटिनेट ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है। और भी हो सकते हैं, लेकिन हम स्ट्रिंग्स की बात करते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास। तो हमने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे कह लें ये स्ट्रिंग्स, जैसे एक करैक्टर लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करें ये करैक्टर एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग्स ये जो नाम है ये भी एक स्ट्रिंग्स है। तो ये अलग अलग कॉलम्स के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे पड़े हुए हैं। तो हमने क्या करना है, हम इनको कंकैटिनेट कर दे। तो कंकैटिनेट मतलब आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है। 2 डिफरेंट स्ट्रिंग्स को, या 2 से ज़्यादा भी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, उनको हम क्या करते हैं, आपस में जब जोड़ देते हैं वो कंकैटिनेट हो जाता है। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो जो कॉलम्स होते हैं ना, मतलब टेबल के अंदर जो डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, हम उन डिफरेंट कॉलम्स का डाटा आपस में कंकैटिनेट कर देते हैं। ठीक है। वो क्या होगा, वो डिफरेंट कॉलम्स का डाटा जब हम कंकैटिनेट करेंगे तो वो ये होगा कि डिफरेंट कॉलम्स का जो डाटा होगा वो सिंगल एक कॉलम में शो हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि हम कंकैटिनेट करते हैं एम्प्लॉय नेम, उसकी जॉब, और इसके साथ उसकी सैलरी भी कर लें या हायर डेट कर लें। तो वो सारी चीज़ों को जब सारे कॉलम्स का मतलब ये सभी कॉलम्स को जब कंकैटिनेट कर देंगे तो वो क्या होगा, ये सारा डाटा पहले तो शो हो रहा था अलग अलग कॉलम्स में, लेकिन अब क्या होगा, एक ही कॉलम में सारा शो हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कंकैटिनेट। और कंकैटिनेशन के लिए क्या होगा, जितने हमने फ़र्ज़ करें हमने एम्प्लॉय नेम को सैलरी के साथ कंकैटिनेट करना है, तो एम्प्लॉय नेम दरमियान में ये और ऑपरेटर, और फिर सेकंड कॉलम का नेम जो कि सैलरी का होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये होगा कैसे। सेलेक्ट लिखा, एम्प्लॉय नेम, आगे और ऑपरेटर, और आगे जॉब मतलब ये अलग से एक और जो कॉलम है, हमने एम्प्लॉय नेम और जॉब को कर दिया। और उसको जो न्यू कॉलम बनेगा उसको भी नेम देना है, क्योंकि नेम नहीं देंगे तो वहाँ पे ऊपर कॉलम में शो हो रहा होगा नो नेम। ठीक है। तो इसलिए हमने नेम देना है एज लिख के। आगे हमने क्या किया, एम्प्लॉयज़ के एम्प्लॉयज़ को ये दे दिया, नाम दे दिया उस कॉलम को जो न्यू कॉलम बनेगा। आगे फ्रॉम, कहाँ से वो जो 2 कॉलम आ रहे हैं जो कंकैटिनेट होने हैं, वो बेसिकली दोनों कॉलम आ कहाँ से रहे हैं, वो एम्प्लॉय के टेबल से आ रहे हैं।
तो अब देखो हमने जैसे इसे एग्जीक्यूट किया तो ये किंग प्रेसिडेंट, इससे ऊपर वाले जितने भी हमने क्यूरीज देखी उसके अंदर किंग एक अलग कॉलम में शो हो रहा था, प्रेसिडेंट एक अलग कॉलम में शो हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमने कंकैटिनेट कर दिया तो देखें किंग एंड प्रेसिडेंट दोनों आपस में जुड़ गए, मतलब कंबाइन हो गए, कंकैटिनेट हो गए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कंकैटिनेशन, ठीक है। और ये जो बाकी ऊपर सारी क्यूरीज में ये जो टू लिखा हुआ है ना, इससे कंफ्यूज ये मत हो जाइएगा कि हो सकता है ये भी इसी क्यूरी का हिस्सा है। बेसिकली ये इस क्यूरी का हिस्सा नहीं है, ये लाइन बता रहा है कि लाइन नंबर 2 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे लिटरल करैक्टर स्ट्रिंग्स। क्या हम क्या कर सकते हैं, लिटरल करैक्टर स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं। ये क्या होती हैं, बेसिकली ये होती हैं कि हमने क्या करना होता है, एक अपने पास से कोई ना कोई स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले करवाना होता है, ठीक है। जैसे हम कह देते हैं किंग इज़ अ मैनेजर, ऊपर देखते हैं किंग क्या था, किंग इज़ अ प्रेसिडेंट। देखो किंग प्रेसिडेंट आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये एक कंप्लीट एक सेंटेंस बन के आए, मीनिंगफुल सेंटेंस बन के आए। तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए जो जॉब है, मतलब सॉरी एम्प्लॉय का नेम है, वो तो हमें टेबल से मिल रहा है। किंग क्या है, एम्प्लॉय का नेम है, ये एम्प्लॉय का नेम हमें टेबल से मिल रहा है, वहाँ से हम लेके आ रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा। और जो उसकी जॉब है प्रेसिडेंट, वो भी तो टेबल से आ रहा है ना, किस कॉलम से, जॉब के कॉलम से। लेकिन जो दरमियान हमने इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो दरमियान में इज़ आ, ठीक है, आई एस इज़ ए, इज़ आ जो है वो एक स्ट्रिंग है, वो कैसे डिस्प्ले होगी मीनिंगफुल बनाने के लिए, तो उस चीज़ को हम कहते हैं लिटरल स्ट्रिंग। यहाँ पर देख लेते हैं क्या, एम्प्लॉय का नेम है, आगे और का साइन, और आगे ये देखो ये क्या है, सिंगल कोट, इसके दरमियान में स्पेस, ठीक है, क्योंकि हमने स्पेस भी तो डिस्प्ले करवानी है। फिर हमारे पास स्ट्रिंग है इज़ आ, ठीक है, इज़ आ जो है वो स्ट्रिंग का मतलब मीनिंगफुल बनाने के लिए सेंटेंस को उसका हिस्सा। नेक्स्ट हमारे पास फिर स्पेस और ये और ऑपरेटर, देन हमारे पास जॉब उसकी। फिर हमने वो जो डाटा सारा कंकैटिनेट हो के जिस कॉलम में आएगा उस कॉलम का नेम एज एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है, उसको हमने नेम दे दिया एम्प्लॉय डिटेल्स का। और फ्रॉम के वो कहाँ से आ रही है, वो EMP का टेबल है एम्प्लॉय का, वहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो अब देखें, अब कंकैटिनेशन भी होगी और एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया, किंग इज़ अ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इस तरह के हम कहते हैं ये लिटरल स्ट्रिंग है, इसको हम कंकैटिनेशन में इस्तेमाल करते हैं और भी डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे। तो जैसे हम करेंगे, ये देखें स्पेस इज़ा और स्पेस ये होगी, और यहाँ पे जब हम चलाएंगे तो वो ये नीचे शो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि डुप्लीकेट रोज़। हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, सिलेक्ट किया डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट नंबर शो किया कहाँ से, एम्प्लॉय से। और यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट आ गए डिपार्टमेंट नंबर, जैसे 10 और 10 2 टाइम आ गया ना सेम डिपार्टमेंट। तो कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं कि हमने क्या करना होता है, हम कहते हैं जो रिपीटेड वैल्यूज़ हैं ना, मतलब हम कहते हैं कि हमें इस टेबल, ये जो वर्कर्स के टेबल है ना, एम्प्लॉयज़ का टेबल है, इसके अंदर से ना मुझे ना 4 मतलब कह लें कि डिफरेंट पर्सन चाहिए कि, और हो वो कोई एक मैनेजर हो, एक प्रेसिडेंट हो, एक क्लर्क हो, ठीक है, मतलब क्लर्क से 2 बंदे ना हो, ठीक है, मतलब जो उनकी जॉब रिपीट ना हो रही हो। हम जो पर्सनस को का डाटा देखना चाहते हैं उनमें क्लर्क हो तो सिर्फ एक ही हो, प्रेसिडेंट हो सिर्फ एक ही हो, 2 प्रेसिडेंट ना आ जाएं, 2 क्लर्क ना आ जाएं, 2 मैनेजर ना आ जाएं, या 2 से ज़्यादा ना आ जाएं, ठीक है। मतलब कि रिपीटेड वैल्यूज़ हमें नहीं चाहिए, नॉन रिपीटेड वैल्यू। अगर वो रिपीट हो रही है तो उसको स्किप कर दो, सिर्फ एक बार शो करवाओ। जैसे यहाँ पे 10 10 2 टाइम शो हुआ है, इनकी रिपीटिशन को ख़त्म कर दो, सिर्फ 1 टाइम जो है 10 उसको शो करवाओ। तो हम क्या करते हैं, हम डिस्टिंक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम जिस कॉलम को डिस्प्ले करना है, हम उस कॉलम के कॉलम नेम से पहले डिस्टिंक्ट एक कीवर्ड है, हम उसको लिख देते हैं। तो वो क्या करेगा, वो रिपीटिशन जो हो रही थी उसको ख़त्म कर देगा। अब देखो पहले 10 20 10 30 आ रहा था, लेकिन अब डिपार्टमेंट नंबर जो 10 सेकेंड टाइम आना था वो इसने क्या किया, ख़त्म कर दिया। डुप्लीकेट जो रोज़ थी उनको यहाँ से निकाल दिया। तो ये थे हमारे पास कि किस तरह से हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड या कह लें डुप्लीकेट रोज़ को किस तरह से हम ख़त्म करते हैं अपने मतलब टेबल से। बेसिकली ये जो ख़त्म हो रही है ना
मतलब यहाँ पे हम जैसे डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाया और डुप्लीकेट जो हो रही थी या रिपीटिशन जो थी वो ख़त्म हो गई है। ये बेसिकली हमें जो व्यू मिल रहा है ना, जो स्क्रीन पे व्यू मिल रहा है उसमें चेंजिंग हो रही है। जो हमारा बैकएंड पे डाटा पड़ा हुआ है ना, जो हमारा डाटाबेस के अंदर डाटा पड़ा हुआ है उसमें चेंजिंग नहीं हो रही। अगर आपने सैलरी को मल्टीप्लाई बाय 12 किया था प्लस 100 किया था तो वो क्या हो रहा है, वो जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, जो आपको मतलब कि जो आपने सैलरी को मल्टीप्लाई बाय 12 किया था और उसमें प्लस की थी वैल्यूज़ 100, और वो क्या हो रहा था, वो जो डिस्प्ले हो रहा है ना आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है रिज़ल्ट, उसमें चेंजिंग आ रही है। जो डेटाबेस में डाटा पड़ा हुआ है ना उसके अंदर चेंजिंग नहीं आ रही, वहाँ पे जैसा डाटा है वैसा ही पड़ा रहेगा। आपने जो क्यूरीज लगानी होती है, ये क्यूरीज बेसिकली क्या करती है, जो डाटा आपको स्क्रीन पे शो होना होता है ना उसमें चेंजिंग करके दिखाती है। जो अभी उसमें मैथमेटिकली काम होना है, जैसे यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाया तो इसने क्या किया, हमें डिस्प्ले में चेंजिंग दिखाई। जो ओरिजिनल डाटा है उसमें चेंजिंग नहीं होती, उसमें डाटा जैसा होता है वैसा ही पड़ा होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी डिफरेंट क्यूरीज। तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो रहा है, हम इस आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में ये जितना भी काम हमने किया है इसको हम प्रैक्टिकली SSMS पे करके देखेंगे, और फिर पहले हम उसमें डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करके फिर उसमें डाटा इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करके फिर उससे हम क्या करेंगे, ये सारी क्यूरीज उस पर लगा के बारी बारी रन करके देखेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।